हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का कॉम्पिटिटिव एकेडमिया में। इस सीरीज़ में हम ज्योग्राफी को एमसीक्यूज़ के रूप में डिस्कस करेंगे। ये एमसीक्यूज़ मैंने महेश बनवाल से बनाए हैं। इस सीरीज़ में हमारा पहला लेक्चर है, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, पृथ्वी नहीं बल्कि सूर्य ब्रह्मांड के केंद्र में स्थित है, यह अवधारणा किसने प्रस्तुत की? तो इसको बोलते हैं हीलियोसेंट्रिक अवधारणा। दो इसमें अवधारणाएं हैं, एक है जियोसेंट्रिक और एक है हीलियोसेंट्रिक। जियोसेंट्रिक में अर्थ को केंद्र में बताया गया है, जबकि हीलियोसेंट्रिक में सन को। तो इसमें पूछा गया है कि सूर्य ब्रह्मांड के केंद्र में है, यानी कि हीलियोसेंट्रिक अवधारणा को सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया? तो इसको कॉपरनिकस ने 1543 ईस्वी में प्रस्तुत किया। इससे पहले क्या, क्लॉडियस टॉलेमी थे, उन्होंने बताया था कि सूर्य नहीं बल्कि पृथ्वी ब्रह्मांड के केंद्र में है। उसके बाद में 1543 में कॉपरनिकस ने हीलियोसेंट्रिक अवधारणा प्रस्तुत की और बताया कि पृथ्वी नहीं बल्कि सूर्य ब्रह्मांड के केंद्र में है। अगला है, बिग बैंग सिद्धांत के प्रतिपादक हैं कॉपरनिकस, एलेंसेंडेस, हर्शेल या जॉर्ज लेमेंटर? तो इसका होगा आंसर जॉर्ज लेमेंटर। बिग बैंग सिद्धांत इसको जॉर्ज लेमेंटर ने प्रस्तुत किया था। इसमें बताया गया था कि कैसे एक बहुत बड़ा विस्फोट होता है और उसी से जो हमारा ब्रह्मांड है वो बना है। ये 1960-70 के आसपास ये अवधारणा आई थी, 1960। इसमें बताया गया कि 15 अरब साल पहले एक बहुत बड़ा अग्निपिंड था जो कि बहुत भारी पदार्थों से बना हुआ था, और बाद में इसमें विस्फोट होता है। उससे फिर जो पृथ्वी बनी और जो भी प्लैनेट है, सारा ब्रह्मांड उसी से बना है। अगला प्रश्न देखते हैं, हमारी आकाशगंगा के सबसे निकट आकाशगंगा कौन सी है? तो हमारी आकाशगंगा के सबसे निकट आकाशगंगा एंड्रोमिडा है। ये लगभग 2.2 मिलियन प्रकाश वर्ष दूर है हमारी आकाशगंगा से। और मंदाकिनी ये हमारी आकाशगंगा का नाम है। ये सर्पिल आकार की है। और ओरियन नेबुला ये चमकीले तारों का समूह है हमारी आकाशगंगा के नज़दीक में। और जो ये प्रॉक्सिमा सेंचुरी है, ये सूर्य से निकटतम तारा है। तो ये चारों चीज़ें दी गई, याद रखना है। एक तो मिल्की वे, ये हमारी आकाशगंगा का एक पार्ट है, तारों का समूह है। हमारी जो मंदाकिनी आकाशगंगा है उसका एक पार्ट है। और एंड्रोमिडा सबसे नज़दीक स्थित आकाशगंगा है हमारी आकाशगंगा के। ओरियन नेबुला ये तारों का एक समूह है हमारी आकाशगंगा के नज़दीक में, शीतल तारे इसमें बहुत सारे हैं। जबकि जो प्रॉक्सिमा सेंचुरी है ये सूर्य से निकटतम तारा है। अगला देखते हैं, ये कुछ कथन दिए गए हैं, निम्न कथनों में से सत्य कथन कौन सा ये बताना है। 3-4 कथन दिए गए। पहला कथन है, चंद्रशेखर सीमा से अधिक द्रव्यमान वाले तारे अंत में न्यूट्रॉन तारे में परिवर्तित हो जाते हैं। तो सही है, चंद्रशेखर सीमा कितनी है? 1.4 ms। यहाँ पर ms का मतलब है कि मास ऑफ सन। तो पहला सही है। अगला है कि धीरे धीरे ठंडा होता हुआ तारा लाल रंग का दिखने लगता है, जिसे रक्तदानों कहते हैं। तो ये भी सही है। तीसरा है, चंद्रशेखर सीमा से कम द्रव्यमान वाला तारा अपनी नाभिकीय ऊर्जा को खोकर श्वेत वामन में बदल जाता है। तो ये भी सही है। और चौथा है, श्वेत वामन अंत में असीमित घनत्व वाले ब्लैक होल में परिवर्तित हो जाता है। तो ये सही नहीं है, क्योंकि जो चंद्रशेखर सीमा से नीचे होते हैं, यानी कि जिनका द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान के 1.4 गुना से कम होता है, वो श्वेत वामन में बदल जाता है और ये आगे चल करके जीवाश्म तारा बन जाता है। इसे ब्लैक ड्वार्फ या काला वामन भी बोलते हैं। और ब्लैक होल में परिवर्तित होने के लिए जो किसी भी तारे का मिनिमम द्रव्यमान होना चाहिए वो 1.4 ms होना चाहिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा 1, 2, 3, यानी कि सी। अगला प्रश्न है, सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है। तो ये बहुत इजी प्रश्न है। नाभिकीय संलयन सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है। अगला प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए और पूछा गया है कि इसमें सही कथन कौन कौन से हैं। पहला है,
सूर्य का जो भाग हमें दिखाई देता है उसे कोरोना कहा जाता है, तो ये गलत है। उसे हम प्रकाश मंडल कहते हैं। और सूर्य का बाह्यतम भाग जो केवल सूर्य ग्रहण के समय दिखाई देता है वो प्रकाश मंडल कहलाता। तो ये दोनों उल्टे लिखे हुए हैं, उसको कोरोना कहते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में असत्य कथन है। ये प्रकाश मंडल से निकलने वाला परमाणुओं का तूफान जब सूर्य की आकर्षण शक्ति को पार करके अंतरिक्ष में पहुंच जाता है तो इसे सौर ज्वाला कहते हैं। तो ये सही है। सौर ज्वाला पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने पर ऑरोरा बोरियालिस और ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस उत्पन्न करता है। ये भी सही है। जो साउथ में होगा उसे ऑरेरा ऑस्ट्रेलिस बोलते हैं, ऑस्ट्रेलिस, और जो नॉर्थ में होता है ऑरेरा बोरियालिस। ये कई बार पूछा भी गया है प्रश्न। और जहां से सौर ज्वाला निकलती है वहां पर उत्पन्न होने वाले काले धब्बों को सौर कलंक कहते हैं। तो ये भी सही है। सौर कलंक का तापमान अपेक्षाकृत अधिक होता है, तो ये गलत है। सौर कलंक का तापमान आसपास के जो सरफेस का तापमान होता है सन का, उससे कम होता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन से ग्रह सूर्य की परिक्रमा पूर्व से पश्चिम की ओर करते हैं? जैसा कि आपको पता है कि पृथ्वी समेत और बाकी जो ग्रह हैं वो सूर्य की परिक्रमा पूर्व से पश्चिम की ओर करते हैं, लेकिन इसमें दो ग्रह ऐसे हैं, एक तो शुक्र और दूसरा अरुण। ये दोनों सूर्य की परिक्रमा पश्चिम से पूर्व की ओर करते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। ये कुछ कथन दिए गए हैं, उसमें से बताना है कि असत्य कथन कौन सा है। प्रश्न में ये जरूर ध्यान रखना है कि असत्य पूछा गया है या सत्य पूछा गया है, यानी कि जो प्रश्न का स्ट्रक्चर है वो नकारात्मक है या सकारात्मक। नकारात्मक सकारात्मक से सेंस यही है कि यहाँ पर हाँ में पूछा गया या ना में पूछा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 8, इसमें पूछा गया असत्य कथन, आंतरिक ग्रह अपेक्षाकृत भारी पदार्थों से निर्मित हैं। तो ये सही है। जो बुध शुक्र मंगल और बृहस्पति है, बुध शुक्र पृथ्वी और मंगल, ये जो 4 ग्रह हैं ये इन्हें आंतरिक प्लैनेट कहा जाता है, आंतरिक ग्रह कहा जाता है। ये अपेक्षाकृत भारी पदार्थों से बने हुए हैं। बृहस्पति सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, ये तो सही है, जबकि शुक्र सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है। तो इसका आधा पार्ट सही है, आधा पार्ट गलत है, तो इसको गलत ही मानेंगे। शुक्र नहीं बल्कि बुध सबसे छोटा ग्रह है। और असत्य पूछा गया है तो एक तो यही असत्य होगा। आगे देख लेते हैं बाकी। बृहस्पति शनि अरुण व वरुण को ग्रेट प्लैनेट कहा जाता है। हाँ ये सही है, अपेक्षाकृत ये बड़े हैं आकार में, इसलिए इन्हें ग्रेट प्लैनेट कहा जाता है। और चौथा है, पृथ्वी तथा सूर्य के मध्य स्थित होने के कारण बुध तथा शुक्र को अंतर्ग्रह कहा जाता है। तो ये भी सही है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस ग्रह का उपग्रह नहीं है? तो इसमें दिया गया बुध शुक्र और मंगल। तो मंगल के आपको पता है फोबोस और डीमोस। ये इंपॉर्टेंट है, प्रश्न पूछा भी गया है कि फोबोस और डीमोस ये किसके उपग्रह हैं? डीमोस और फोबोस। तो ये 2 उपग्रह मंगल के हैं, मंगल के 2 उपग्रह हैं। और बुध और शुक्र का कोई उपग्रह नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्न को सुमेलित करना है। तो चलिए मिलाते हैं। ये थोड़ा सा गलत हो गया है, जो नंबर आए ऊपर एकदम सीक्वेंस में नहीं है। तो वैसे आप समझ जाइएगा, पहली 4 लाइन दी गई, 4 नंबर दिए गए हैं। शुक्र को क्या बोलते हैं? पृथ्वी की बहन बोलते हैं। पृथ्वी नीला ग्रह, मंगल रेड प्लैनेट, बृहस्पति लघु सौर तंत्र, इसके बड़े आकार के कारण, और इसमें बहुत सारे उपग्रह भी पाए जाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा पहले का बी किस में है? नहीं, शुक्र पृथ्वी की बहन, पहले का डी, या तो बी होगा या तो सी होगा। ए और सी एलिमिनेट हो जाएंगे, बी और डी होगा। पृथ्वी नीला ग्रह यानी कि दूसरे का सी, इसका आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न देखते हैं। निक्स ओलंपिया पर्वत जो कि माउंट एवरेस्ट से 3 गुना ऊंचा है, मंगल ग्रह पर स्थित है। अच्छा, इसमें 3 कथन दिए गए हैं और पूछा गया है कि इसमें असत्य कथन कौन सा है? तो ये सही है, निक्स ओलंपिया ये
जो माउंट एवरेस्ट जो कि पृथ्वी पर सबसे ऊंचा पर्वत है उससे भी 3 गुना ऊंचा है। दूसरा इसमें कथन है शुक्र ग्रह को सांझ का तारा या भोर का तारा कहा जाता है, तो ये भी सही है, शुक्र यानी वीनस को सांझ का तारा या भोर का तारा कहते हैं। तीसरा है बृहस्पति का प्राकृतिक उपग्रह गैनीमीड सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है, तो ये भी सही है। इसके बाद शनि का उपग्रह जो टाइटन है वो दूसरे नंबर पे आता है, तो इसमें तीनों कथन सही हैं। तो पूछा गया है कौन से असत्य हैं, तो कोई भी असत्य नहीं है, इसका आंसर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है कि ग्रहों को उनके बढ़ते आकार के क्रम में व्यवस्थित करना है, तो शुक्र, मंगल, वरुण, शनि, तो इसमें सबसे छोटा है मंगल, सबसे छोटा बुध होता है लेकिन उसमें बुध दिया नहीं गया है, तो उसके बाद मंगल आता है, तो पहले सबसे मंगल आ जाएगा, तो पहला एलिमिनेट हो जाएगा और चौथा एलिमिनेट हो जाएगा बी और सी। उसके बाद आएगा शुक्र, तो इसमें भी शुक्र है, इसमें भी शुक्र है। उसके बाद आएगा वरुण, फिर आएगा शनि, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। तो एक बार आकार देख लेते हैं। सबसे पहले है बुध, फिर मंगल, फिर शुक्र, फिर पृथ्वी, उसके बाद वरुण, अरुण, शनि और बृहस्पति। बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है, बुध सबसे छोटा ग्रह है। अगला प्रश्न, निम्न में से लेटे हुए ग्रह की संज्ञा दी जाती है अरुण, वरुण, बृहस्पति और शनि। तो अरुण को यानी यूरेनस को लेटे हुए ग्रह की संज्ञा दी जाती है क्योंकि ये अपनी एक्सिस पे बहुत ज़्यादा झुका हुआ है। जैसे कि पृथ्वी 23.5 डिग्री झुकी हुई है, ऐसे होना चाहिए लेकिन वो 23.5 डिग्री झुकी हुई है और ये बहुत ज़्यादा झुका हुआ है। इसका जो एंगल है वो नहीं दिया गया था बर्नवाल में, तो मैंने एक और कहीं सर्च भी नहीं किया, वैसे पूछा भी नहीं गया है पीछे कभी, बस ये पूछा गया कि लेटा हुआ ग्रह किसे कहते हैं, तो अरुण को कहते हैं। अगला प्रश्न है निम्न कथनों में सत्य कथन, सत्य कथन बताना है। जब चंद्रमा पृथ्वी के सबसे निकट होता है तो यह स्थिति पेरिजी यानी कि पेरिजी फुल मून कहलाती है, तो ये सही है। जब एक कैलेंडर माह में 2 पूर्णिमा हो तो दूसरी वाली पूर्णिमा को ब्लू मून कहा जाता है, ये भी सही है। जब एक वर्ष में 2 या अधिक ब्लू मून हो तो उसे ब्लू मून ईयर कहा जाता है, तो ये तीनों कथन सही हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। पूछा गया है कि निम्न में असत्य कथन कौन सा है। धूल व गैस से निर्मित वह वायुमंडलीय पिंड जो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने पर घर्षण से चमकते हुए जलकर राख हो जाते हैं उल्का पिंड कहलाते हैं, तो गलत है, उन्हें उल्का पिंड नहीं बल्कि उल्काश्म कहलाते हैं। और जो पृथ्वी पर आ जाते पूरे जल के समाप्त नहीं हो पाते उन्हें उल्का पिंड कहते हैं। तो दूसरा कथन है जो पिंड वायुमंडलीय घर्षण से पूर्णतः जल नहीं पाते और चट्टान के रूप में पृथ्वी पर आ जाते हैं उन्हें उल्काश्म कहा जाता है, तो ये दोनों कथन गलत हैं, उल्टा एक्सप्लेनेशन किया गया है। तो असत्य कथन पूछा गया है तो दोनों ही कथन असत्य हैं। अब अगला प्रश्न देखते हैं, क्षुद्र ग्रह किन 2 ग्रहों के मध्य पाए जाते हैं। तो मंगल और बृहस्पति के मध्य में क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं और इनकी अनुमानित संख्या लगभग 40,000 है। तो जब बिग बैंग हुआ था, जो महाविस्फोट हुआ था, उसके बाद बहुत सारे टुकड़े टूट के इन दोनों ग्रहों के बीच में घूमने लगे थे, उन्हें ही क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। और एक जापान का एक अंतरिक्ष यान है हायाबुसा, उसने जो है इसमें काफी खोज की है क्षुद्र ग्रह को लेकर के। तो ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि हायाबुसा जो अंतरिक्ष यान भेजा गया था वो किसके लिए भेजा गया था, तो ये क्षुद्र ग्रह के नमूने पृथ्वी पर लाने के लिए भेजा गया था, याद रखिएगा हायाबुसा। हायाबुसा। अगला प्रश्न है 17, इसमें भी पूछा गया है कि असत्य कथन कौन सा है। तो अगर मैं ये पेन निकाल रहा हूं तो बंद हो जा रहा है, बाद में टिक कर दूंगा। तो पूछा गया है कि असत्य कथन कौन सा है। पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है जिसे परिभ्रमण कहा जाता है, तो सही है। जो अपने एक्सिस पे घूमती है उसे परिभ्रमण कहा जाता है और जो सूर्य के चारों ओर घूमती है उसे परिक्रमण कहा जाता है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। परिभ्रमण के कारण दिन और रात होते हैं,
तो इसे दैनिक गति भी कहते हैं, जबकि जो परिक्रमण होता है उसकी वजह से ऋतु परिवर्तन होता है और इसे वार्षिक गति कहते हैं। दूसरा कथन है इसमें, पृथ्वी के परिभ्रमण के कारण दिन एवं रात होते हैं, अभी मैंने बताया ये भी सही है। पृथ्वी अपनी कक्षा में घूमने के साथ साथ सूर्य के चारों ओर अंडाकार कक्षा में चक्कर लगाती है, तो ये भी सही है, जिसको परिक्रमण कहते हैं। और चौथा कथन है, पृथ्वी की अंडाकार कक्षा में चक्कर लगाने की गति को दैनिक गति कहते हैं, तो यही वाला गलत है। दैनिक गति परिभ्रमण को कहते हैं, परिक्रमण को वार्षिक गति कहते हैं, जिसकी वजह से ऋतु परिवर्तन होता है। अगला प्रश्न है, इनको सुमेलित करना है। उपसौर, तो उपसौर वह स्थिति होती है जब सूर्य और पृथ्वी के बीच की जो दूरी होती है वो न्यूनतम होती है, तो ये स्थिति 3 जनवरी को आती है। और अपसौर ये वह स्थिति होती है जब सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी मैक्सिमम होती है, अधिकतम होती है, तो ये 4 जुलाई को होती है। ग्रीष्म अयनांत ये 21 मार्च को होता है। ग्रीष्म अयनांत को क्या होता है कि उत्तरी गोलार्ध में जो सूर्य होता है, यहां से जो दिन का समय होता है वो बढ़ना स्टार्ट हो जाता है 23 सितंबर तक। और शीत अयनांत क्या होता है, यहां से दिन घटना स्टार्ट हो जाता है 23 सितंबर को ये पड़ता है उत्तरी गोलार्ध में, और दक्षिणी गोलार्ध में उल्टा हो जाएगा। तो कुछ गलत बता दिया क्या? 21 मार्च से 23 सितंबर तक, इसके बीच में उत्तरी गोलार्ध में जो सूर्य का प्रकाश है वो 12 घंटे या इससे अधिक समय तक प्राप्त होता है, तो ये भी याद रखिएगा। और 23 सितंबर से 21 मार्च तक दक्षिणी गोलार्ध में 12 घंटे या उससे अधिक प्राप्त होता है। तो चारों को मिला लीजिए, ए बी सी डी सीधे मिले हुए हैं, ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न कथनों में असत्य कथन है, इसमें भी असत्य कथन पूछा गया है। विषुवत रेखा पर दिन और रात सदैव बराबर होते हैं, सही है। 21 मार्च से 23 सितंबर की अवधि में उत्तरी गोलार्ध में सूर्य का प्रकाश 12 घंटे या उससे अधिक समय तक प्राप्त होता है, तो ये भी सही, अभी मैंने बताया। और 23 सितंबर से 21 मार्च तक दक्षिणी गोलार्ध में 12 घंटे या इससे अधिक समय तक प्राप्त होता है, तो ये भी सही है। 21 मार्च की स्थिति को शरद विषुव, जबकि 23 सितंबर की स्थिति को वसंत विषुव कहा जाता है, तो ये उल्टे हैं। 21 मार्च को वसंत विषुव होता है, जबकि 23 सितंबर को शरद विषुव होता है। तो इन दोनों स्थितियों में जो सूर्य होता है वो विषुवत रेखा पर लंबवत चमकता है, और इस समय क्या होता है कि पूरी जो पृथ्वी होती है वहां पर दिन और रात बराबर होते हैं। अगला प्रश्न है, समुद्री ज्वार भाटा के लिए उत्तरदायी शक्तियां हैं। चंद्रमा की आकर्षण शक्ति है, सूर्य की आकर्षण शक्ति ये भी है, पृथ्वी की घूर्णन शक्ति ये भी है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। लेकिन इसमें सबसे ज्यादा जो रिस्पॉन्सिबल है या सबसे ज्यादा जिसका प्रभाव पड़ता है वो चंद्रमा की आकर्षण शक्ति का पड़ता है। ये भी कई बार पूछा गया है कि चंद्रमा की आकर्षण शक्ति ज्यादा प्रभावी क्यों है कंपेयर में सूर्य की आकर्षण शक्ति के, जबकि सूर्य तो ज्यादा बड़ा है, तो जो दूरी है वो यहाँ पर फैक्टर है। सूर्य बहुत ज्यादा दूर है तो उसकी आकर्षण शक्ति कम कार्य करती है कंपेयर टू मून। अगला प्रश्न है, इसमें बताना है सत्य कथन कौन से हैं। ये 4 कथन दिए गए हैं, फिर नीचे कूट दिया गया है, उसका प्रयोग करके बताना है कि सत्य कथन कौन से हैं। तो पहला है, सूर्य की अपेक्षा चंद्रमा ज्वार भाटा पर अधिक प्रभाव डालता है, सही। अभी मैंने बताया कि जो दूरी है उसकी कम है सूर्य के कंपेयर में, इसलिए वो अधिक प्रभाव डालता है, यद्यपि उसका जो आकार है वो छोटा है। और जब सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्रमा समकोण पर होते हैं, यानी कि ऐसे, यहाँ पर सन मान लो, यहाँ पर अर्थ मान लो और यहाँ पर मून, तो दीर्घ ज्वार आता है। तो दीर्घ ज्वार नहीं आता है। ऐसी स्थिति में क्या होता है कि लघु ज्वार आता है। सूर्य क्या करेगा, सूर्य की आकर्षण शक्ति तब यहां तक कार्य करेगी, तो यहां तक अपनी तरफ खींचेगा, तो ज्यादा ऊपर नहीं उठ पाएगा। वैसे ही चंद्रमा की यहां तक कार्य करेगी तो वो अपनी तरफ खींचेगा, तो इसकी वजह से ज्यादा ऊपर नहीं उठ पाता है। जब ये तीनों एक सीध में होते हैं, मान लो ये पृथ्वी हो गई और इधर सन हो गया और इधर मून हो गया,
तब ये ऐसे ऐसे कार्य करते हैं और इधर इधर का जल अपनी तरफ खींचते हैं। ऐसी स्थिति में एक दूसरे के जो आकर्षण बल होता है उसको बैलेंस नहीं कर पाते, इस वजह से जब ये तीनों एक सीध में होते हैं तब दीर्घ ज्वार आता है। तो दूसरा वाला कथन गलत है, पहला सही है। तीसरा है फंडी की खाड़ी में विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार आता है। तो फंडी की खाड़ी आपको पता है ये कनाडा के उसमें क्षेत्र में आती है, न्यू ब्रांसविक नोवा स्कोशिया के मध्य में स्थित है और यहाँ पर 15 से 18 मीटर तक ऊंचा ज्वार आता है। जबकि अपने यहाँ जो ओखा तट है यहाँ पर लगभग 2.5 मीटर से 3 मीटर तक ज्वार आता है। इसके अलावा प्रत्येक स्थान पर 24 घंटे में 2 बार ज्वार भाटा आता है, तो ये भी सही है। तो दूसरा गलत है, 1 और 2, 1, 3 और 4 सही है। और इसके अलावा एक बार कई बार ये भी प्रश्न पूछा गया है कि कौन सी जगह है जहां पर 24 घंटे में 4 बार ज्वार भाटा आता है। तो इंग्लैंड का साउथहैम्पटन जो क्षेत्र है वहां पर ऐसा होता है। ऐसा होता क्या है कि एक बार उत्तरी सागर से ज्वार भाटा आता है, 2 बार उत्तरी सागर से आता है, 2 बार इंग्लिश चैनल से आता है, तो इस बार वहां पर 4 बार हो जाता है। नॉर्मली कितना, 2 बार आना चाहिए 24 घंटे में। अगला प्रश्न है, निम्न कथनों में असत्य कथन है। जब पृथ्वी तथा सूर्य के मध्य चंद्रमा आ जाता है, 1 मिनट ये साफ कर देता हूं। हाँ, जब पृथ्वी और सूर्य इसके बीच में मून आ जाता है तो सूर्य ग्रहण होता है। हाँ ये सही है, क्योंकि तब चंद्रमा की छाया पृथ्वी पर पड़ती है और सूर्य हमें नहीं दिखाई देता है, तो ये कथन सत्य हो जाएगा। इसमें असत्य कथन ढूंढना है। और जब सूर्य तथा चंद्रमा के मध्य पृथ्वी आ जाती है, सूर्य और चंद्रमा इसके मध्य आ जाएगी पृथ्वी, तो चंद्र ग्रहण होता है। तब सूर्य की पृथ्वी की जो छाया होती है वो चंद्रमा पर पड़ती है और चंद्रमा नहीं चमकता है, तो उसी को चंद्र ग्रहण कहते हैं, तो ये भी सही है। पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय हीरक वलय देखा जाता है, डायमंड रिंग, तो ये भी सही है। 2009 में जो बहुत लंबा चंद्र ग्रहण हुआ, सूर्य ग्रहण हुआ था, उसमें बहुत स्पष्ट देखा गया था, स्पेशली जो यूपी बिहार दिल्ली ये वाला एरिया है, इंडिया में मेनली देखा गया था। उसके बाद भी शायद पड़े हुए सूर्य ग्रहण तो होते रहते पड़े होंगे, लेकिन वैसा बहुत लंबे टाइम वाला नहीं हुआ है तब से। और प्रत्येक अमावस्या को सूर्य ग्रहण एवं प्रत्येक पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण होता है, तो ये गलत है। हालांकि जो सूर्य ग्रहण है वो अमावस्या को होगा, चंद्र ग्रहण पूर्णिमा को होगा, लेकिन प्रत्येक को होगा ये कोई जरूरी नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं, सुमेलित करना है। तो भूमध्य रेखा पूछा गया कि कौन कौन से सही सुमेलित हैं। तो 0 डिग्री अक्षांश को भूमध्य रेखा कहते हैं, सही सुमेलित है। कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, आर्कटिक वृत्त 66 डिग्री उत्तरी अक्षांश, और अंटार्कटिक वृत्त वो दक्षिणी अक्षांश 66 डिग्री को बोलते हैं, तो ये चारों सुमेलित हैं। अगला प्रश्न है कि निम्न में असत्य कथन है। विषुवत रेखा से उत्तर या दक्षिण में एक याम्योत्तर पर किसी भी बिंदु की पृथ्वी के केंद्र से मापी गई कोणीय दूरी को देशांतर कहते हैं या देशांतर कहलाती है, तो ये गलत है। विषुवत रेखा से जो कोणीय दूरी मापी जाती है उत्तर या दक्षिण में, तो उसको बोलते हैं अक्षांश। जबकि जो प्रधान याम्योत्तर है, प्राइम मेरिडियन है, उससे ईस्ट या वेस्ट में अगर किसी स्थान की कोणीय दूरी मापी जाती है तो उसे देशांतर कहते हैं। तो दूसरा यही कथन दिया गया है और पूछा गया कि असत्य क्या है, तो ये दोनों कथन असत्य हैं, तो उसका आंसर हो जाएगा सी। दोनों का जो एक्सप्लेनेशन है वो उल्टा है। अगला प्रश्न है, भारत का मानक समय है, तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को भारत का मानक समय माना जाता है। मानक समय की गणना कैसे करते हैं, किसी स्थान विशेष का मानक समय वो मानक समय होता है जिस समय वहां पर दोपहर में सूर्य ऊर्ध्वाधर चमकता है। तो जैसा कि आपको पता है कि 24 घंटे में पृथ्वी 360 डिग्री घूम जाती है, तो इसलिए 1 डिग्री जो दूरी है वो तय करने में 4 मिनट का टाइम लगता है। तो 82.5 को आप 4 से मल्टीप्लाई कर लीजिए
आंसर आपका आ जाएगा। तो लगभग ये 5 घंटे 30 मिनट जो प्राइम मेरिडियन टाइम है वो उससे आगे है हमारा समय, क्योंकि ये पूर्व में पाया जाता है और सूर्य पूर्व में पहले उगता है। पृथ्वी पर सर्वप्रथम जीवों का प्रादुर्भाव किस समय हुआ? आर्कियन काल, प्री कैम्ब्रियन काल और कैम्ब्रियन काल या फिर ऑर्डोविशियन काल? तो इसका उत्तर है कि प्री कैम्ब्रियन काल। तो इस समय सबसे पहले पृथ्वी पर जीवों का उदय हुआ। जैसा कि आपको पता है कि पृथ्वी की आयु 4.6 अरब वर्ष है और जो प्री कैम्ब्रियन काल है ये 600 मिलियन साल से पहले का काल है। तो उस समय पे आप मान सकते हैं कि 600 मिलियन ईयर से पहले ही लगभग हमारी पृथ्वी पर जीवों का प्रादुर्भाव हो चुका था। तो सबसे पहले समुद्र में तैरने वाले, जो समुद्र में रहने वाले जो एक कोश की जीव होते हैं वैसे आए थे। आगे देखते हैं। क्या हुआ ये? हाँ, ये सुमेलित करना है। ये कुछ जीव दिए गए हैं और आगे दिया गया है वो किस काल से संबंधित हैं, किस काल को उन जीवों से जोड़ के देखा जाता है। तो पहला है रीढ़ वाले जीवों का काल। तो रीढ़ वाले जीवों का काल हो जाएगा सिल्यूरियन, यानी कि पहले का सी किसमें है? डी में है। और डिवोनियन काल मत्स्य युग को कहते हैं। कार्बोनिफेरस बड़े वृक्षों का काल है। रेंगने वाले जीव ट्रायसिक काल में, जिसमें क्या बोलते हैं आपके डायनासोर वगैरह आए थे आगे चल के जुरासिक में, ट्रायसिक के बाद जो आया था। ट्रायसिक था, फिर जुरासिक था, फिर क्रेटेशियस था। ये मीजोजोइक इरा में 3 पीरियड थे। तो जो दूसरा वाला था जुरासिक, उसमें डायनासोर वगैरह आए थे। अगला प्रश्न है मानव अपने वर्तमान स्वरूप में किस काल में आया? तो इसका उत्तर है प्लीस्टोसीन काल। प्लीस्टोसीन काल में ही बहुत सारे जो यूरोप में जो हिमयुग थे, 4 हिमयुग थे, गुंज, मिंडेल, रिस और वुर्म, ये 3 हिमयुग हुए थे। और इसी समय में जो मानव का वर्तमान रूप है वो सामने आया। मायोसीन काल, इसमें बहुत सारे जो बंदर थे बिना पूंछ वाले और बड़े बड़े जो जीव थे वो आए। मध्य हिमालय और लघु हिमालय जो है वो भी इसी काल में बना, मायोसीन में। और प्लायोसीन, प्लायोसीन इसमें बहुत सारे शिवालिक इसी काल में शिवालिक बना। इसके अलावा बहुत सारे जो स्तनधारी हैं वो भी इसमें एग्जिस्टेंस में आए। और होलोसीन ये सबसे लेटेस्ट है, जिसमें इसको अभिनव काल भी कहते हैं। इसमें तापमान वृद्धि भी हुई और हिमयुग खत्म हुआ। इसकी वजह से जो वर्तमान विश्व की दशा है ये इसी काल में होलोसीन में प्रारंभ हुई। इसके अलावा पशुपालन और जो कृषि कार्य है वो भी मानव ने इसी काल में प्रारंभ किया। तो मानव अपने किस वर्तमान स्वरूप में किस काल में आया? प्लीस्टोसीन में। अगला प्रश्न देखते हैं। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के साक्ष्य हैं घनत्व से भी पता चलता है, ज्वालामुखी क्रिया इसके द्वारा भी आंतरिक साक्ष्य का पता चलता है, भूकंप विज्ञान इसके द्वारा भी। तो ये उपर्युक्त सभी होंगे। पृथ्वी के क्रस्ट में सर्वाधिक मात्रा में उपस्थित तत्व है। तो पृथ्वी के क्रस्ट में अगर देखेंगे तो सबसे ज्यादा ऑक्सीजन पाया जाता है 47%। इसके बाद दूसरे नंबर पे सिलिकॉन आता है 28%। जो पृथ्वी का क्रस्ट है ये लगभग 110 तत्वों से मिलकर के बना हुआ है, जिसमें से टोटल का 98% जो पार्ट है वो 8 प्रमुख चट्टान निर्माणकारी तत्वों से बना है, जिसमें आते हैं आपका ऑक्सीजन हो जाएगा, सिलिकॉन हो जाएगा, एल्युमिनियम, लोहा, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम, ये हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। पूछा गया है कि असत्य कथन है पृथ्वी के क्रस्ट का लगभग 98% भाग 8 प्रमुख तत्वों से मिलकर के बना है। अभी मैंने बताया, जिसमें ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्युमिनियम, कैल्शियम, लोहा, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम है। और आग्नेय चट्टानों को परतदार चट्टान भी कहते हैं, तो ये गलत है। जो अवसादी चट्टान होती हैं सेडिमेंट्री रॉक्स, उन्हें परतदार चट्टान कहते हैं। पृथ्वी के क्रस्ट का लगभग 90% भाग आग्नेय चट्टानों से निर्मित है, तो ये भी सही है। पृथ्वी के क्रस्ट के लगभग 75% भाग पर अवसादी चट्टानें विस्तृत हैं, तो ये भी सही। इसमें कंफ्यूज मत होना कि 90% से एक बार कहा गया, एक बार 75%।
पहले में कहा गया कि क्रस्ट का 90% बना हुआ है अग्नेय चट्टानों से, लेकिन अगर क्रस्ट को हम देखेंगे तो ऊपर औसादी चट्टानें 75% भाग पर फैली हुई हैं, क्योंकि जो अग्नेय चट्टानें हैं ये आगे जाकर के रूपांतरित हो जाती हैं, या पर्दन निक्षेपण होता है तो औसादी चट्टानों में बदल जाती हैं, और यही जो क्रस्ट है उसका उसके ऊपर विस्तृत हो जाती है। अगला प्रश्न है, निम्न चट्टानों को उनके रूपांतरित प्रकार से सुमेलित करना है। तो कौन सी चट्टान रूपांतरित होकर के क्या बनेगी वो देखना है इसमें। तो चूना पत्थर रूपांतरित होकर के संगमरमर बनेगा, तो ए बी सी ये 3 हो सकते हैं। और कॉन्ग्लोमेरेट क्वार्ट्जाइट में बदलता है रूपांतरित होकर के, तो बी का दूसरे का सी होगा, दूसरे का सी, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा बी। और बेसाल्ट आपका सिस्ट में बदल जाता है, और गैब्रो सर्पेंटाइन में। अगला है, निम्न में औसादी चट्टानें हैं, चूना पत्थर, डोलोमाइट, बालू का पत्थर, चौक और क्या बोलते हैं आपका कॉन्ग्लोमेरेट, ये सारी जो है औसादी चट्टानें हैं। तो उपयुक्त सभी हो जाएगा इसका आंसर। अगला प्रश्न है, निम्न में आग्नेय चट्टान है। तो अभी हमने ऊपर ही डिस्कस किया कि जो गैब्रो है और एम्फीबोलाइट है ये रूपांतरित चट्टानें हैं, और फाइलाइट ये भी जो रूपांतरण से पुनः बनता है उससे एक रूपांतरित चट्टान है फाइलाइट, ये स्लेट के रूपांतरण से बनता है। और जो ग्रेनाइट है ये आग्नेय चट्टान है। गैब्रो ये सर्पेंटाइन नहीं है, गैब्रो किससे बनता है? तो नहीं, गैब्रो रूपांतरित होकर के सर्पेंटाइन बनाता है। और एम्फीबोलाइट ये बेसाल्ट के रूपांतरण से बनता है। बेसाल्ट जो है वो आग्नेय चट्टान है, तो जब रूपांतरित होगी बेसाल्ट तो एम्फीबोलाइट बनेगा। अगला देखते हैं, पृथ्वी पर कार्य करने वाले बलों के संदर्भ में असत्य कथन है, इसमें गलत कथन बताना है। पहला है कि अंतर्जात बल भूतल पर विषमताओं का निर्माण करते हैं, सही है, सृजन करते हैं। और जो बहिर्जात बल होते हैं वो समतल स्थापक होते हैं, ये समतल करते हैं, तो ये भी सही है। लंबवत संचलन निर्माणकारी, पर्वत निर्माणकारी, जबकि जो क्षैतिज संचलन है वो महाद्वीप निर्माणकारी होते हैं, तो ये गलत है, ये उल्टा दिया गया है। जो क्षैतिज संचलन है उससे पर्वतों का निर्माण होता है, जैसा कि आपने देखा होगा एक प्लेट इधर से आई एक प्लेट इधर से आई, और ये दोनों जब कन्वर्जेंस होता है तो जो मोड़दार पर्वत है उनका निर्माण होता है, तो क्षैतिज संचलन है। और लंबवत संचलन में महाद्वीपों का निर्माण होता है। क्षैतिज संचलन में संपीड़न तथा तनाव बल कार्य करते हैं, हाँ ये भी सही है। अगला है, जब परिवलित मोड़ की एक भुजा टूटकर अलग दूर जा गिरती है और अन्य प्रकार की चट्टानों पर चढ़ जाती है तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे नेपे या ग्रीवा खंड कहा जाता है। जो कश्मीर घाटी है वो एक ग्रीवा खंड पर ही उपस्थित है, ये प्रश्न पूछा भी गया है। आगे है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए और इसमें से सत्य कथन बताना है। तो पहला है कि जब दो भ्रंश रेखाओं के बीच का चट्टानी स्तंभ नीचे की ओर दब जाता है तब भ्रंश घाटी का विकास होता है, तो सही है। जब भ्रंश रेखाओं के बीच का स्तंभ यथास्थिति में रहे परंतु संपीड़नात्मक बल के कारण दोनों किनारे ऊपर उठ जाए तब रैंप घाटी का निर्माण होता है, तो ये भी सही, इसका सी हो जाएगा। मान लीजिए ये एक सतह है और इसमें ये वाला पोर्शन जो है वो नीचे धंस जाए तो कुछ ऐसी संरचना बन जाएगी, तो इसको बोलेंगे भ्रंश घाटी। और दूसरे में क्या होता है, दूसरे में मान लो ये एक समतल संरचना है तो इसमें इसका ये किनारा ऊपर उठ जाए और ये किनारा ऊपर उठ जाए तब भी वही स्थिति बनेगी, ऐसे कुछ बनेगा, तो इसको बोलेंगे रैंप घाटी। जब किनारे दोनों के ऊपर उठ जाते हैं और घाटी बन जाती है तो वो रैंप घाटी होती है, और जब बीच का जो हिस्सा है वो धंस जाता है तो उसे भ्रंश घाटी कहते हैं। इसका उत्तर सी हो जाएगा, दोनों सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न कथनों पर विचार करना है और उसके बाद सत्य कथन बताना है। पहला है, जब दो भ्रंशों के बीच का स्तंभ यथावत रहे एवं किनारे के स्तंभ नीचे हो जाए तो हॉस्ट पर्वत का निर्माण होता है। तो इसमें कहा गया है
कि मान लीजिए कोई जगह एक प्लेन सतह है और जो इस बीच का क्षेत्र है वो स्तंभ जो है बीच का वो यथावत रहे और जो किनारे हैं वो नीचे धंस जाएं, तो इस संरचना जो कुछ बनेगी वो ऐसी बनेगी। तो इसके बारे में क्या या कैसी भी बन सकती है वो एक एग्जाम्पल के लिए बता दिया मैंने। तो लगभग ऐसी बनेगी कि एक बीच का भाग ऊपर उठा होगा, तो इसको बोलते हैं ब्लॉक पर्वत, इसको हॉर्स नहीं बोलते हैं। तो पहला गलत हो जाएगा। दूसरा है जब दो ब्रंशों के किनारे के स्तंभ यथावत रहें, तो यानी कि ये स्तंभ यथावत रहें लेकिन बीच का जो भाग है वो ऊपर उठ जाए, तो ब्लॉक पर्वत का निर्माण होता है। तो ये गलत है, ये हॉर्स पर्वत होगा। तो दोनों उल्टे दिए हैं। पूछा गया सत्य कौन से हैं, तो इसमें से कोई भी सत्य नहीं है। दूसरी कंडीशन में ऐसा कुछ बनेगा, बीच का पार्ट ऊपर उठ गया है। अगला प्रश्न है कि निम्न में असत्य कथन है। पृथ्वी के 29% जो भाग है उस पर स्थल मंडल का विस्तार है, सही है। दक्षिणी गोलार्ध की अपेक्षा उत्तरी गोलार्ध में स्थल मंडल अधिक है, यह भी सही है। पृथ्वी के लगभग 31% भाग पर महासागरों का विस्तार है, तो यह भी सही है। ऐसा माना जा रहा है कि महाद्वीप एक दूसरे के पास आ रहे हैं, तो ये गलत है। ये जो महाद्वीप हैं एक दूसरे से ये दूर खिसक रहे हैं। जब प्लेट विवर्तन की सिद्धांत पढ़ेंगे तो उसमें आप डिटेल में इसको पढ़ेंगे कि धीरे धीरे कैसे पहले एक ही महाद्वीप था जिसको पैंजिया कहा जाता था, फिर आगे जाकर के वो टूट गया और बहुत सारे महाद्वीप बन गए। अभी भी वो धीरे धीरे विस्तारित हो रहे हैं। कार्बोनीफेरस युग में सभी स्थलखंड एक वृहत महाद्वीप के रूप में जुड़े थे जिसका नाम था, तो अभी मैंने बताया इसका नाम पैंजिया था। एक बहुत बड़ा महाद्वीप था, कुछ ऐसा करके कुछ था, एग्जैक्ट नहीं बन पाया है। तो ये उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ये अफ्रीका था, ये यूरोप और एशिया था, और ये ऑस्ट्रेलिया भी इसमें जुड़ा ही हुआ था, पूरा जुड़ा हुआ था। तो ये पैंजिया था। और इसके चारों तरफ समुद्र का विस्तार था, वो पैंथालासा था जो वृहत, ये पैंजिया हो गया। इसके तरफ पैंथालासा समुद्र था। चारों तरफ आगे जाकर के जो ये एक वृहत महाद्वीप था ये दो भागों में टूट गया, और एक को कहा गया लॉरेंशिया या अंगारा लैंड और दूसरे को कहा गया गोंडवाना लैंड। तो अलग से इस पर कुछ प्रश्न नहीं बनाएंगे, इसी में चारों टॉपिक कवर हो गए, पैंथालासा, पैंजिया, लॉरेंशिया, गोंडवाना लैंड। आगे पूछा गया कि अंगारा लैंड का भाग नहीं था, तो जो मोस्टली जो उत्तर वाला भाग था वो अंगारा लैंड था। तो इसमें यूरोप, उत्तरी अमेरिका, मध्य एशिया ये सब क्षेत्र आते थे, और जो दक्षिण वाला भाग था जिसमें ऑस्ट्रेलिया और भारत का पार्ट और ये आपका अफ्रीका आता था, दक्षिणी अमेरिका आता था, ये गोंडवाना लैंड के भाग थे। जिसमें पूछा गया अंगारा लैंड का भाग कौन सा नहीं है, तो भारत इसमें अंगारा लैंड का भाग नहीं है। वृहत महाद्वीप जो पैंजिया था उसके टूटने का कारण क्या था? गुरुत्व बल था, प्लवनशीलता, तैर रहा था तो अलग अलग डायरेक्शन में जब तैरेगा तो दबाव पड़ेगा, उससे भी टूटेगा, ज्वारीय बल उससे भी टूटेगा। तो उपरोक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है वेगनर के महाद्वीपीय विस्थापन के संबंध में प्रमाण कौन कौन से हैं? भौगोलिक साम्यरूपता, तो ये है ही, आप सभी महाद्वीपों को देखेंगे तो वो ऐसा लगता है कि जो उनका जिगसॉ फिट है वो एक जैसा दिखेगा। यानी कि आप दक्षिणी अमेरिका को देखेंगे तो कुछ एग्जैक्ट नहीं बन पाया, कुछ ऐसा करके है और ऐसा निकला हुआ है। और फिर जब आप अफ्रीका को देखेंगे, एग्जैक्ट नहीं है ये, आप ऐसे समझ लो कुछ ऐसा करके था, और अफ्रीका कुछ ऐसे ही बना हुआ है कि उसमें जा करके ये फिट हो जाएगा, तो ऐसा लगता है यहाँ पे फिट हो जाएगा। ऐसे ही आप देखेंगे कि यूरोप और जो आइसलैंड और अमेरिका है उत्तरी, वो सब एक साथ फिट हो जाता है। तो भौगोलिक साम्यरूपता इसी को कहते हैं। विभिन्न जीवाश्म से संबंधित प्रमाण, तो जैसे यहाँ पर कुछ जीवाश्म पाए जा रहे हैं वही जीवाश्म यहाँ पर पाए जा रहे हैं, तो वैसा तो हो नहीं सकता कि एक ही जीव इतनी बड़े जो महासागरीय क्षेत्र उसको तैर के इस पार से उस पार जा सके, तो ये भी उस संबंध में प्रमाण है। छोटा नागपुर पठार में हिमोड़ों का होना, जो हिम के जो क्या बोलते हैं, जीवाश्म तो नहीं बोलेंगे, जो रेसिड्यू है बचे हुए, कभी इसका मतलब ये दर्शाता है कि छोटा नागपुर पठार भी कभी ऐसे क्षेत्र में स्थित था जहां पर बर्फ जमी रहती थी। तो छोटा नागपुर पठार गोंडवाना लैंड का भाग है, तो ये कभी बहुत दक्षिण में रहा होगा, अंटार्कटिका से लगा हुआ होगा, अंटार्कटिका भी गोंडवाना लैंड का भाग है। तो ये सभी हो जाएंगे।
अगला है प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? तो हैरी हैस ने 1962 में इसका प्रतिपादन किया था और आगे इसमें बहुत सारे वैज्ञानिक थे जिन्होंने इसको एक्सप्लेन किया, जैसे कि मॉर्गन थे, मैकेंजी, पार्कर, होम्स, ये सब इससे जुड़े हुए थे। और इसमें कौन है, वेगनर का मैंने पढ़ी ऊपर पीछे देख ही लिया, जो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत था। जॉर्ज लेमेंटियर, इन्होंने आपकी वो थ्योरी दी थी, पीछे हमने पढ़ा था बिग बैंग थ्योरी। और जो कास्ते द बफन थे, इन्होंने क्या बताया था, इन्होंने भी कोई थ्योरी दी थी, कुछ याद नहीं आ रहा अभी। चलिए आगे देखते हैं। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इसमें 2 कथन दिए गए, फिर पूछा गया है कि इसमें से सत्य कथन कौन सा है। पृथ्वी की भूपर्पटी का निर्माण अनेक छोटी बड़ी प्लेटों से हुआ है जो कि लिथोस्फीयर से निर्मित हैं। तो ये सही है। लगभग जो लिथोस्फीयर या स्थल मंडल है वो 100 किलोमीटर मोटा है, इसी से जो पृथ्वी की भूपर्पटी या क्रस्ट है का निर्माण हुआ है। ये प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत में एक्सप्लेनेशन में आगे दिया गया है। और यह प्लेटें स्थेनोस्फीयर जिसे दुर्बल मंडल बोलते हैं उसके ऊपर तैरती हैं, जो कि सिलिका एवं मैग्नीशियम से बना है। तो ये भी सही है, इसका मतलब इसका आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में पूर्णतः महाद्वीपीय प्लेट है। तो जो अमेरिकन प्लेट है वो महाद्वीपीय और महासागरीय प्लेट है, जो प्रशांत प्लेट है वो महासागरीय प्लेट है, जो यूरेशियन प्लेट है ये पूर्णतः महाद्वीपीय प्लेट है, जो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है ये भी महासागरीय महाद्वीपीय प्लेट है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ये कथन दिया गया है और उसका कारण दिया गया है, फिर नीचे ऑप्शन दिए गए, आपको आंसर बताना है। तो कथन है प्लेटों के किनारे भूगर्भिक, ये गलत लिख गया, भूगर्भिक नहीं होगा, भूगर्भिक होगा, भूगर्भिक क्रियाओं के दृष्टिकोण से सक्रिय क्षेत्र हैं। तो सही है, जो प्लेटों के किनारे होते हैं वहीं पर बहुत ज़्यादा ज्वालामुखी प्रक्रियाएं होती हैं, वहीं पर भूकंप भी बहुत सारे आते हैं। तो ये भूगर्भिक दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो ये सक्रिय क्षेत्र है, ये कथन दिया गया। इसका कारण क्या है कि प्लेटों के किनारों के सारे भूकंपीय ज्वालामुखी तथा विवर्तनिक घटनाएं घटित होती हैं, तो यही इसका रीजन भी है, इसीलिए वो सक्रिय क्षेत्र है। तो इसका रीजन भी, कथन भी सही है और उसका कारण भी सही है। अगला प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन इसमें बताना है। अपसारी प्लेटों के किनारे को रचनात्मक किनारा भी कहा जाता है। तो सही है, जब अपसारी प्लेटें वो प्लेटें होते हैं जब 2 प्लेटें, मान लीजिए एक ये प्लेट है और एक ये प्लेट है, ये एक दूसरे से ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही हैं, तो इसको बोलते हैं अपसारी प्लेटें। तो इसकी वजह से क्या होता है कि नीचे से लावा निकल के आता है और यहाँ पे ठंडा होकर के नई परपटी बनाता है, तो ये रचनात्मक किनारा हो गया, सही है। अभिसारी प्लेटों के किनारे को विनाशात्मक किनारा कहते हैं, तो ये भी सही है। जो मान लीजिए 2 प्लेटें हैं, ये एक दूसरे की तरफ मूव कर रहे हैं, जो भारी प्लेट होगी वो जो हल्की वाली प्लेट है उसके नीचे सबमर्ज हो जाएगी, उसके नीचे क्या बोलते हैं उसको, उसके नीचे चली जाएगी, और इसकी वजह से क्या होगा, वो प्लेट टूट जाती है, तो ये विनाशात्मक किनारा हो गया। तो इसमें दोनों सही हैं। अंतिम प्रश्न देखते हैं आज का। पूछा गया है कि इसमें असत्य कथन कौन सा है। 4 कथन दिए गए हैं, पूछा गया सत्य कथन। रॉकी एवं एंडीज पर्वत का निर्माण महासागरीय प्लेट के प्रशांत महासागरीय प्लेट के अमेरिकी प्लेट के नीचे छेपड़ से हुआ है। हाँ, सबडक्शन से हुआ, सबडक्शन वो सबमर्ज नहीं होगा, सबडक्शन सही वर्ड है, छेपड़ बोलते हैं इसे, तो सही है ये। मध्य महासागरीय कटक, जो अटलांटिक कटक भी जिसको बोलते हैं, इनका निर्माण अपसारी प्लेटों के कारण होता है, सही। अभी मैंने बताया कि जो 2 प्लेटें दूर हटती हैं तो कटक का निर्माण होता है वहां पर। जब 2 प्लेटें एक दूसरे के समानांतर खिसकती हैं तो ऐसे किनारों को संरक्षित किनारा कहते हैं, ये भी सही है। समानांतर खिसकते हैं तो प्रक्रिया नहीं होती है कोई, संरक्षित किनारा ऐसे को कहते हैं, ना तो वहां पर विनाश हो रहा है ना ही कोई रचना हो रही है। हिमालय पर्वत का निर्माण इंडियन प्लेट व ऑस्ट्रेलियन प्लेट के टकराने से हुआ है, तो ये गलत है। हिमालयन, तो इसका आंसर ये हो जाएगा, असत्य पूछा गया, यही वाला असत्य है। हिमालयन जो प्लेट है वो यूरेशियन प्लेट और जो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है उसके टकराने से हुआ है, दोनों पास आ रही हैं, उनसे वलन पड़ा और हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ। तो आज के इस लेक्चर में इतना ही। आप लोग वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अगर आपका कोई सुझाव है
तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसके अलावा ये सेम वीडियो आपको इंग्लिश लैंग्वेज में मिल जाएगा, उसके लिए चैनल को चेकआउट करिए, प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें आपको सेम वीडियो मिल जाएगा। जो भी वीडियोस हम हिंदी में डिस्कस करते हैं वो सेम वीडियोस इंग्लिश में भी प्रोवाइड कराए गए हैं चैनल के ऊपर। तो चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में, आगे से डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।